बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान एक ऐसा फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अहम विषयों पर तो स्टूडियो में बातचीत करते ही हैं अपने विशेषज्ञ मेहमानों से, लेकिन इसके साथ ही आपको एक विशेष मौका मिलता है अपने सवाल पूछने का और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से जानकारी हासिल करने का। आप टोल फ्री नंबर या ईमेल व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं और जवाब प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आपको बता दें कि आज हम किन खास विषयों पर इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। आज जो विषय रहेगा हेलो किसान कार्यक्रम में वो रहेगा शीतकालीन सब्जियों की खेती। साथ ही बात करेंगे रबी फसलों में उर्वरकों के संतुलित प्रयोग के बारे में। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नोट कर ले हमारा टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर के जरिए बात करने के दौरान बस इस बात का ध्यान रखें कि टीवी की आवाज बंद रखें और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। इससे बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बता दें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना सवाल आप भेज सकते हैं। नोट कर ले हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। इसके अलावा ईमेल के जरिए भी आप सवाल भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेजने के दौरान अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें। हमारे सवालों के जवाब के लिए दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं यहाँ पर डॉक्टर तरुणेंदु सिंह, आप वरिष्ठ प्रबंधक हैं कृषि सेवाएं इफ्को में, नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हेलो किसान कार्यक्रम में हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं डॉक्टर टीके बेहरा, आप हैं निदेशक भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। आइए हेलो किसान कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं और जैसा कि हमारा विषय है रबी फसलों में उर्वरकों के संतुलित प्रयोग के बारे में, तो डॉक्टर सिंह सबसे पहले हम यही समझना चाहेंगे आपसे कि क्या खास विशेषता होती है, अहमियत होती है उर्वरकों के संतुलित प्रयोग की। देखिए, बहुत ही उचित प्रश्न है जिसकी जानकारी किसान भाइयों को पहुंचाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि संतुलन जब तक नहीं रहेगा आपको उचित उत्पादन, उचित गुणवत्ता की फसल प्राप्त नहीं हो सकती जी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 17 तत्वों की आवश्यकता फसल को होती है, लेकिन कुछ प्रमुख तत्व हैं, कुछ गौण हैं और कुछ की मात्रा कम होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, माइक्रो तत्व कहते हैं, तो उनका जो श्रेय है उत्पादन में नहीं है। तो इसको अगर देखा जाए तो अगर तत्वों का संतुलन बना के चलेंगे तो किसान भाई अधिक उत्पादन भी प्राप्त करेंगे और गुणवत्ता भी उनको उनकी फसल में प्राप्त होगी। जी बिल्कुल, तो इस बारे में विस्तार से और बातचीत करेंगे कि किस तरह से संतुलित उर्वरकों का प्रयोग आप कर सकते हैं, उर्वरकों के प्रयोग के दौरान किस तरह की सावधानी बरतें। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। अच्छी पैदावार के लिए रबी फसलों में संतुलित उर्वरकों का उपयोग जरूरी है। खेतों में संतुलित खाद व उर्वरकों के उपयोग का प्रभाव न सिर्फ उपज पर पड़ता है, बल्कि इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। लेकिन कई बार किसान ज्यादा उपज के लिए उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग करने लगते हैं, ये सोचे बिना कि फसल को उसकी जरूरत है भी या नहीं। ऐसा करने से लागत तो बढ़ जाती है, लेकिन पैदावार उम्मीद के मुताबिक नहीं हो पाती। कृषि में रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित उपयोग से मृदा की उर्वरा शक्ति में भी गिरावट आती है, जिससे फसल उत्पादन और उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मिट्टी या फसल की जरूरत के अनुसार ही उर्वरकों को सही अनुपात में उपयोग करना चाहिए।
इसके अलावा किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी बनवाने चाहिए। इसके जरिए किसानों को मिट्टी की पोषक संबंधी समस्या का हल आसानी से मिल जाता है। रबी फसलों की उत्पादकता और गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए फसलों में संतुलित उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। ऐसा करने से कई फायदे होते हैं, जैसे गेहूं में मोटे दाने, सरसों में अधिक तेल की मात्रा, लहसुन में गंध व गुणवत्ता में वृद्धि होती है। साथ ही फसलों में संतुलित उर्वरकों का उपयोग करने से फसलों की कीट और रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि होती है। जी हाँ, तो आपने ये रिपोर्ट देखी। अब आगे बढ़ते हैं और अगले विषय पर बातचीत करते हैं। डॉक्टर बेहरा, आपसे जानना चाहेंगे कि रबी फसलों में खासतौर पर सब्जियों की खेती की अगर बात की जाए तो किसान इस वक्त किन किन फसलों का चुनाव कर सकते हैं खेती के लिए, और इन फसलों की, इन सब्जियों की विशेषता क्या है? देखिए किसान भाई, बहुत जो आप आजकल आप खेती कर रहे हैं और सब्जियों में आजकल ज़्यादा ही खेती के लिए लाभदायक है, क्योंकि हम शीतकालीन सब्जी करते हैं, जैसे आप मटर हो, फ्रेंच बीन हो, गाजर हो, मूली हो, चुकंदर हो, पालक, मेथी, लेट्यूस, बंद गोभी, फूल गोभी, ब्रोकोली, ये सब सब्जी जो है ये इसी शीतकालीन का सब्जी है। ज़्यादातर क्या होता है ना, सब्जी जो हम इसी समय में करते हैं, इसमें कीट और जो आपके रोग है इसकी कम प्रभाव रहता है, जिससे के माध्यम से आप बहुत सारे सब्जियां इस सब्जी हो सकता है। और बात हो सकती है, जो हमने ठंड का मौसम आती है तो आपको एक ये अपना स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है, विटामिन की जरूरत होती है, मिनरल्स की जरूरत होती है। आजकल की बात जो वायरस की बात करते हैं, उसको इन्फेस्टेशन कम करने के लिए, उसके इन्फेक्शन कम करने वायरस को अपने बॉडी को, ये जो सब्जी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके खाना भी जरूरी है। और सभी जो यहाँ पे जो हमारे किसान भाइयों हैं या इसके साथ साथ जितने हमारे कंज्यूमर्स लोग बैठे हुए हैं, मैं इनको कहना चाहता हूँ कि सब्जी खाना जो है सबसे अभी लाभदायक ज़्यादा ही है। आप जानते हैं वायरस की जब कोविड-19 के बाद ये सब्जी तो खाना और ज़्यादा बढ़ गया है, और उससे आपको जो प्रतिरोधक शक्ति जो अपना है वो बहुत बढ़ सकता है। जी हाँ, तो इन सब्जियों की मांग काफ़ी अच्छी रहती है, ऐसे में इसकी व्यावसायिक खेती किसानों के लिए लाभदायक हो सकती है। कैसे करें इन सब्जियों की खेती, इसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। आइए नजर डाल लेते हैं इससे पहले इस रिपोर्ट पर। शीतकालीन सब्जियों में प्याज, लहसुन, मेथी, पालक, गाजर, मूली, हरी मटर, टमाटर और पत्ता गोभी आते हैं। इन सब्जियों की अगेती किस्मों को अक्टूबर से नवंबर, मध्यम समय वाली किस्मों को नवंबर से दूसरे सप्ताह से दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक, और देर से पकने वाली किस्मों को दिसंबर के दूसरे सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक लगाया जा सकता है। शीतकालीन सब्जियों में प्याज की पूसा रत्नार, कल्याणपुर लाल, अर्ली, ग्रेनो, अर्का प्रगति और एग्रीफाउंड रेड किस्में लगाई जा सकती हैं। लहसुन की जामनगर T1510, सिलेक्शन 18 इटालियन, थावरी नाशिक और मेथी की पूसा कसूरी, पूसा अर्ली बंचिंग और मेथी लेम सिलेक्शन लगा सकते हैं। वहीं शलजम की व्हाइट ग्लोब, रेड ग्लोब, पूसा चंद्रिमा और स्नोबॉल किस्में किसान लगा सकते हैं। पालक की पूसा ज्योति, ऑल ग्रीन और गाजर की पूसा केसर, पूसा मेथाली और देशी लाल किस्में किसान लगा सकते हैं। पत्ता गोभी की मध्यावधि और पछेती किस्में लाल पत्ता गोभी, पूसा मुक्ता और गोल्डन एकड़ लगा सकते हैं। सब्जियों की अच्छी पैदावार लेने के लिए बुआई करने से पहले खेत को तैयार करना बहुत जरूरी है। बुआई से पहले खेतों को जोतकर समतल कर लें, खरपतवार को निकालकर साफ कर लें। शीतकालीन सब्जियों की बुआई से पहले बीजों को उपचारित जरूर करें। बीजों को किसी प्रामाणिक स्थान से ही खरीदें। बुआई के लिए सब्जियों की उन्नत किस्मों को चुनें। बुआई से पहले मिट्टी की जांच जरूर कराएं।
जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी। अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर सिंह आपसे जानना चाहेंगे कि उर्वरकों के संतुलित प्रयोग की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आमतौर पे ये देखा गया है कि जो किसान हैं वो अंधाधुंध उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पे जिनमें उनको सब्सिडी मिलती है। उतने उर्वरकों की ज़रूरत भी कई बार नहीं होती है। तो ऐसे में जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है वो किस तरह से किसानों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है? देखिए, ये बहुत अच्छी जानकारी मृदा स्वास्थ्य कार्ड के द्वारा किसानों को उपलब्ध कराई जाती है और बहुत से किसान इसको लेके जागरूक भी हैं। जी। अगर आपको ये पता है कि आपकी ज़मीन की उर्वरता क्या है और उस उर्वरता को बनाए रखने के लिए उसमें कौन से आदान आपको डालने हैं और किस मात्रा में डालने हैं, किस समय डालने हैं, तो अगर ये जानकारी किसान भाइयों को होगी तो वो इसका उचित प्रबंधन कर पाते हैं। अन्यथा अगर उनको रेट कम मिल रहा है, सस्ती खाद मिल रही है, तो उसका दुरुपयोग होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो उनकी समझ में नहीं आएगा कि वो जो दुरुपयोग कर रहे हैं उससे उनको वास्तविक हानि किस प्रकार से हो रही है। उपज की गुणवत्ता में तो प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही साथ कीट बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ता है। इसके साथ साथ जो इसका जो क्षय होता है, जो पानी में जाता है, हवा में उड़ जाता है, उससे कहीं ना कहीं मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और अन्य चीज़ों के स्वास्थ्य में भी हानि होती है। इसीलिए यह जरूरी है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड का उपयोग करें। साथ ही साथ अगर फसल परिलक्षित कर रही है कुछ लक्षण, जैसे कि आपको अगर पत्तियों पर पीलापन दिख रहा है, नई पत्तियों में है, पुरानी पत्तियों पर है, या आपको लग रहा है कि पत्तियों के बीच में जो है जो शिरा है वो हरी है लेकिन बाकी हिस्सा पीला पड़ा हुआ है या सफ़ेद हो रहा है, तो आपको ये जानने की आवश्यकता है कि इसमें किस प्रमुख या सूक्ष्म तत्वों की कमी है, जिसका प्रबंधन करके आप अच्छा उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं और जो दुरुपयोग हो रहा है उसको बहुत हद तक कम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो पोषक तत्वों की कमी से किस तरह की समस्याएं आ सकती है, इस पर भी बातचीत करेंगे आगे। इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नंदस्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हाँ नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूँ। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जिन खेत की मिट्टी की जांच नहीं हो पाई है, पीएचमान का जानकारी नहीं, तो ऐसी दशा में उसमें जो फसल की बुवाई की जाएगी तो उर्वरक का हम कितने अनुपात में डालें? क्योंकि ये कहते हैं ना है कि खेती के हैं 4 यार, बीज, खाद, पानी, उपचार। बिल्कुल ठीक है, आइए जानते हैं। डॉक्टर सिंह बताएं ऐसी स्थिति में क्या? देखिए, इन्होंने जो प्रश्न किया, जैसे अभी बात चल रही थी कि अगर मिट्टी की जांच अगर नहीं करवाई है, तो देखिए प्राय जो आपके जो राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं या आपका जो कृषि विभाग है, इसके द्वारा भी संस्तुति की जाती है कि जैसे आपके गेहूं की फसल है या आपका सरसों लगाने जा रहे हैं, तो उसमें कितनी मात्रा में प्रति एकड़ कितना आपको खाद का उपयोग करना है। तो अगर अनुशंसित मात्रा के बारे में आपको जानकारी है कि 2 बोरे आपको 1 एकड़ में डालने हैं या 3 बोरे डालने हैं या डीएपी आपको 1 बोरे डीएपी का उपयोग करना है, आप उसकी संस्तुत मात्रा का प्रयोग करें। लेकिन ध्यान ये दें कि अगर उसमें बताया गया है कि इसको एक साथ डालना है या इसको आपको बारी बारी से या स्प्लिट करके या उसको कुछ अवधि के बाद में डालना है या पानी के पहले डालना है या बाद में डालना है, जो संस्तुति आपको राज्य सरकार के द्वारा दी गई हो उसका अनुपालन करें। और इसमें यह भी देखें, अगर किसी सूक्ष्म तत्व या गौण तत्व की आपको संस्तुति गई है, जैसे कि सल्फर की अगर अनुशंसा है, तो उसकी उचित मात्रा आप बुआई के समय डालें, ताकि अगर आपको 45 दिन के अंदर उसका जो लाभ मिलना है वो मिलना शुरू हो जाए। जो तेल वाली फसल है उसमें तो अति आवश्यक है ही। जहाँ जिंक की कमी होती है वहाँ जिंक का प्रयोग जरूर करें। जिंक सल्फेट चाहे हेप्टाहाइड्रेट हो, जो आपका एक 21% वाला आता है या 33% वाला आता है, उसी उचित मात्रा का आप उपयोग करें। अगर आप जांच नहीं भी करा पाए हैं तो अगर एक मोटा गुण सूत्र आप बांध लें कि आपको जमीन की खाद और फसल की खाद दोनों का व्यवस्थापन करना है। जमीन की खाद मतलब जीवाश्म खाद, आप एनपीके, डीएपी जो उसका उपयोग करते हैं, यूरिया का उपयोग करते हैं, और फसल की खाद जैसे आपके वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर, जल में घुलनशील उर्वरक हैं, नैनो उर्वरक आ गए हैं। इसके साथ में अगर आप सागरिका या आपको जो शैवाल युक्त वाले जो खाद आए हैं, बायोस्टिमुलेंट आए हैं, उसका उपयोग भी करते हैं। तो अगर उसका व्यवस्थापन करते हैं, तो अगर आपने मिट्टी की जांच कराने में आप चूक गए हैं, तब भी आप ये अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। जी बिल्कुल नंदस्वरूप जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। पंकज जी झुंझुनू राजस्थान से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी पंकज जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी मैं कहना चाहता हूँ कि मटर की फसल है। जी हेलो। जी मटर की फसल लगाई है आपने? मैं कह रहा हूँ कि मटर की फसल में कीड़े लग गए, उसके लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, किस तरह के कीड़े हैं बता पाएंगे? चलिए आइए जानते हैं। डॉक्टर बेहरा बताएं, मटर की फसल में कीड़ों से छुटकारा पाने के लिए किसान क्या करें?
देखिए अभी जो बात हो रही है मटर में, अभी तो ज़्यादातर कीड़े नहीं लगते हैं, कम से कम इसी ये में। और मटर आप जो अभी जो लगा होगा थोड़ा सा कैसे कीड़े मेरे को भी तो पता नहीं, बट अभी थोड़ा सा हल्का सा जैसे आपका केमिकल स्प्रे दवाई कर सकते हैं। उससे अच्छा है कि आप कोई नीम का पेस्टिसाइड्स है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मटर जो अभी जो ठंड में होता है जो कि आपका 40-45 दिन का या 60-70-80 दिनों में आपका क्रॉप हो जाती है, तो इसमें से ज़्यादा इस्तेमाल जो इंसेक्टिसाइड या दवाई इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके नीम के हल्का से पेस्टिसाइड आप करेंगे तब भी उसमें अच्छा उसको फायदेमंद हो सकता है। लेकिन मैं किसान भाई का कौन सा कीड़ा है कैसे हैं वो मेरे को नहीं समझ में नहीं आ पाया, तो इसलिए ज़्यादातर कीड़े को समझ के जो आपका अपने संस्थान के जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके पास में किसी को सैंपल भेज के दिखा सकते हैं कि कौन सा कीड़े हैं, उसके हिसाब से उसका केमिकल स्प्रे करें तो बहुत अच्छा हो सकता है। बिल्कुल पंकज जी, उम्मीद है आप इस सलाह पर जरूर अमल करेंगे। नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों को संपर्क कर सकते हैं, और अन्यथा जैसे कि बताया कि नीम युक्त जो कीटनाशक है उसका छिड़काव आप कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर का रुख करें। विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी विपिन जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। हेलो जी विपिन जी। जी मैम नमस्ते। नमस्कार, बताएं। जी हमारे 2 सवाल हैं जी। पहला सवाल मैम ये था कि चना में देखा जाता है अक्सर कि खाद का यूज करते हैं तो बढ़वार अधिक हो जाती है लेकिन फल और फूल नहीं आते, तो क्या ये अधिक यूरिया डालने से भी ऐसा होता है? क्योंकि ऐसा ही लोग कहते हैं कि खाद अधिक दे दिया तो बढ़वार तो हो गई लेकिन फल और फूल नहीं आ रहे हैं, तो ये क्या कारण है? और दूसरा सवाल मैम ये था कि उर्वरकों को लेकर कुछ सब्सिडी की अनाउंसमेंट हुआ है आज ही, तो इसके बारे में अगर कोई अपडेट हो तो वो भी बताएं। जी डॉक्टर सिंह बताएं। देखिए इनका सवाल जो है बहुत ही अनोखा सवाल इन्होंने जो किया है। एक तो सब्सिडी को लेके किया है, दूसरा जो उर्वरक का आप प्रयोग कर रहे हैं और उसका मतलब आप किस मात्रा में किस तरीके से आप संतुलन कैसे बना के कर सकते हैं, जैसे इन्होंने चने के बारे में बोला। और बिल्कुल सही इनकी जानकारी है, और जो उन्होंने बताया भी कि अगर ज़्यादा बढ़वार हो जाएगी तो क्योंकि संतुलन बनना जरूरी है, क्योंकि आपका जितना फुटाव ज़्यादा हो रहा है, जितना बढ़वार ज़्यादा हो रही है, उतना आपका जो पॉड बनेंगे, जो आपके जो दाने बनेंगे वो कम बनते हैं। लेकिन इसके लिए आपको आवश्यक है कि यूरिया, जैसे आपने स्वयं ही बताया कि नाइट्रोजन का उपयोग आप ज़्यादा कर रहे हैं तो उसमें संतुलन आने की आवश्यकता है। आप कोशिश करिए कि अगर फॉस्फोरस युक्त और या पोटाश युक्त जो आपके उर्वरक हैं, या आपको कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर जैसे NPK आपका जो 12-32-16 है उसका उपयोग करिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर जो आ रहे हैं 1919 है, 19-19-19 है, या आपका जो सागरिका तरल आता है, या आपके इस समय नैनो DAP बहुत अच्छा उर्वरक आपके बीच में है जिसमें फास्फोरस की अच्छी मात्रा उपलब्ध है और जो उसकी यूज एफिशिएंसी जो है, उपयोग दक्षता काफ़ी अधिक है। तो ऐसे प्रवाही फर्टिलाइज़र का भी आप उपयोग करिए और आपको फल और फूल दोनों में बढ़त मिलेगी। और जो आपका पौधा नाइट्रोजन ज़्यादा मिलने के कारण थोड़ा सा अव्यवस्थित हो गया था, असंतुलन आ गया था, उसको भी आपको रोकने में बहुत मदद मिलेगी। इसका प्रयोग करिए। दूसरा आपने बोला कि अभी जो घोषणा हुई है, देखिए खाद के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है, वो यथास्थित है, तो इसलिए आपके लिए बहुत खुश होने वाली बात है कि आपको। लेकिन डॉक्टर सिंह, कैबिनेट ने रबी सीजन के लिए जो PNK के उर्वरक है, PNK उर्वरक, उसमें सब्सिडी को मंजूरी दी है। तो ये जो PNK है ये किस तरह से किसानों के लिए लाभकारी है, उसका प्रयोग किस तरह से कर सकते हैं, अगर कुछ बताना चाहें इस बारे में। देखिए PNK में जो सब्सिडी दी गई है उसमें यह है कि सब्सिडी एक तरीके से आपकी जो है यथोचित सब्सिडी दी गई है, तो इसमें आपके किसान के ऊपर कोई प्रभाव इससे नहीं पड़ रहा है। तो ये सबसे अच्छी जानकारी तो यही है कि उनके ऊपर कोई प्रभाव इस सब्सिडी के कारण नहीं पड़ रहा है, और उनको जो जिस दाम में खाद मिल रहा था उसी दाम में खाद मिलेगा। चलिए विपिन जी, उम्मीद है आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना,
साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं कि रबी फसलों में किस तरह से संतुलित उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं और इसके साथ ही शीतकालीन सब्जियों की खेती के बारे में भी हमारी बातचीत जारी है। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका सवाल लेते हैं। उमेश सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। उमेश जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी उमेश जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं? आप जानना चाहते हैं, हमको गेहूं लगाना है, बताओ। ठीक है। और गेहूं के खेत में मिट्टी टेस्ट हम नहीं करा जी, तो हमको यह बताओ आप कि संतुलित डीएपी या एनपी के खाद का प्रयोग हम कितना करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, आइए जानते हैं। जी डॉक्टर सिंह बताएं। देखिए बहुत अच्छा है कि अगर इन्होंने आपसे सीधे पूछ लिया कि भाई अगर मैं मिट्टी की जांच नहीं करा पाया तो कैसे मैं इसका कितनी मात्रा में उपयोग करूं। देखिए गेहूं में प्राय जो होता है आपका 120 किलो नाइट्रोजन, आपका लगभग 40 से 60 किलो फास्फोरस और लगभग 40 किलो ही आपका पोटाश लगता है। प्राय जो किसान भाई हैं डीएपी का उपयोग ज़्यादा करते हैं आप इसके केस में, गेहूं के केस में। लेकिन आजकल क्या है कि आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर आप सीड ट्रीटमेंट से शुरुआत करें, अगर आपका जो पौधा या आपका जो बीज है उसका जर्मिनेशन बढ़िया हो जाए, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस समय जो नैनो डीएपी आपको सरकारी माध्यम से मिल रहा है, आपको जो नैनो डीएपी के द्वारा 5 ml प्रति किलो सीड या बीज जो आपको जो गेहूं का है उसका आप उससे व्यवहार करिए और उसमें उचित मात्रा में आप पानी लेके उसको, जैसे आप 40 किलो बीज आपका बिया लग रहा है 1 एकड़ के अंदर 40-45 किलो, तो उसमें लगभग आप 1 से 2 लीटर पानी के अंदर इसको मिला के लगभग 200 ml आपका जो 200 से 250 ml आपका जो नैनो डीएपी की मात्रा लग जाएगी। इससे क्या आपका जो अंकुरण है उसमें जो परसेंटेज जो आपका जर्मिनेशन है वो बढ़ जाएगा। साथ में जो डीएपी जो आप डाल रहे थे, जैसे बताया कि अगर 60 किलो आपका फास्फोरस लगना है तो लगभग आपका मोटा मोटा आपका 2 से 2.5 बोरी आपका जो डीएपी है वो आपका खेत में पड़ जाएगा। तो इसमें लेकिन अगर आप 1 एकड़ में जा रहे हैं तो लगभग वो एक बोरी डीएपी आपका 1 एकड़ के खेत में जाएगा। तो अगर आप इसका डीएपी का उपयोग कर रहे हैं तो आप प्रारंभिक रूप में ही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि डीएपी को हम बाद में नहीं डालते हैं। तो प्रथम 45 दिन के अंदर फास्फोरस की जो खुराक है वो आपकी पूरी होनी चाहिए। तो नैनो डीएपी से आपने बीज शोधन कर दिया, उसके बाद जब आप बुआई हो गई, जब जर्मिनेशन हो गया, जब वो आगे बढ़ना शुरू किया, जब आप 30 से 35 दिन की फसल हो जाए तब उसके अंदर आप नैनो डीएपी का 250 ml की मात्रा का आप स्प्रे करिए। और इससे क्या है कि आपको जो फास्फोरस की जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी पूरी हो जाएगी। और इसके बाद के जो आप जो हैं उसमें जो स्प्रेज हैं उसमें आप यूरिया जो है प्रथम पानी के बाद में जो 20 से 21 दिन का आपके जब तो उसमें जब उसमें निकलना शुरू होगा, ओज आना शुरू होगा, तो उसमें आप 20 से 21 दिन पर आप जब यूरिया का स्प्रे डालिए, छिड़काव करिए। उसके बाद की जो टॉप ड्रेस यूरिया है उसको आप कट कर सकते हैं, उसकी जगह नैनो यूरिया का आप उपयोग कर सकते हैं, उसको आधा भी कर सकते हैं। तो ये जो माध्यम आप करेंगे तो इससे आप पाएंगे कि आपका उत्पादन भी बढ़ेगा। और आपको अगर दानों का वजन बढ़ाना है तो आप 19-19-19
जो है आपका जो खाद आता है, वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र आता है, उसका आप जो ताज पत्ती है उसके समय आप अगर उसमें नैनो यूरिया मिला के स्प्रे करें तो आप पाएंगे कि आपका उत्पादन और गुणवत्ता दोनों बढ़ेगी और आपका जो दाने का वजन है वो भी बढ़ेगा। बिल्कुल। तो उमेश जी, विस्तार से जाना आपने कि किस तरह से गेहूं की फसल में आप पोषक तत्व प्रबंधन कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बेहरा, आपसे जानना चाहेंगे कि शीतकालीन सब्जियों की खेती जो किसान करना चाहते हैं, बुआई का उचित समय क्या होगा और इसके लिए खेत की तैयारी किस प्रकार करें? हाँ जी, तो अच्छा ये अभी जो हम काम कर रहे हैं, जिसमें से आप जैसे सब्जी लगाते हैं, बहुत सारे सब्जी अलग अलग, ये जो सब्जी सब अलग अलग समय, अलग अलग टाइम का स्पेसिंग होती है, अलग अलग उसके बीच के किसी का बड़ा दाना होती है, किसी की छोटी दानी होती है, तो ये सब हिसाब करके आपको अपना फील्ड तैयार करना पड़ेगा। फील्ड जब तैयार होने के बाद फिर इसमें जब भी कुछ सोइंग कर सकते हैं, वो कुछ ट्रांसप्लांटिंग में हम करते हैं, डायरेक्टली उसको सोइंग करते हैं, जैसे पालक है, आपका मूली है, गाजर है, ये सब डायरेक्टली हम उसको सोइंग कर सकते हैं खेत में। और जो ज़्यादातर जो कुछ जैसे फूल गोभी है, बंद गोभी, ब्रोकोली, ये सब जो चीज़ है उसको ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, जैसे किसान भाई लोग अभी उसका सीडलिंग जो तैयार कर चुके होंगे और इस पौधे को लेके फिर लगाना पड़ता है। तो हर फील्ड के लिए अलग अलग, हर सब्जियों के लिए अलग अलग उसका व्यवधान, उसके कितना रख सकते हैं, तो उसके करना पड़ेगा। और उसके जो बीज की मात्रा है अलग अलग भी है, जैसे मटर में हम बात करते हैं तो 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का बीज चाहिए। मूली की बात करेंगे तो वही 10 से 20 केजी तक मूली का जो सीड पर केजी पर हेक्टेयर रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद पालक का भी ऐसे ही आपको 20-25 केजी तक आपको यूज कर सकते हैं। और जो मूली और जो हम फूलगोभी और बंद गोभी की जिसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं, उसके लिए आपको 250-300 ग्राम का भी बीज आपका एक प्रति हेक्टेयर के लिए भी उसका उचित हो सकती है। तो ये सब जब आप खेत तैयार हो चुका है, बहुत किसान भाइयों ने अभी मटर भी लगा चुके होंगे। कुछ किसान भाई ने जो अगेती वाला मटर लगाए हुए हैं, जैसे हमारे पास है काशी पूर्वी है, आर्केल है, ये सब अगेती वाली मटर है। उसके बाद जो पछती वाली मटर रहेगा उसमें भी जो लेट सीजन का वेराइटीज के मटर है वो भी किसान भाई अभी कर रहे हैं, जिसको कि अभी आप खेत को अच्छे से तैयार करके फिर थोड़ा सा नाइट्रोजन, आधा नाइट्रोजन खाद डाल के फिर उसमें फिर आप उसको बो सकते हैं। तो मैं ये बिल्कुल डॉक्टर बेहरा जी, इन सब्जियों की खेती के बारे में और भी विस्तार से आगे जानेंगे आपसे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। नईमुद्दीन जी झांसी उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नईमुद्दीन जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्कार मैम जी। नमस्कार, बताएं। ये निवेदन है कि धान से निकली पराली जो होती है उसमें हम डिकम्पोजर यूज करके और हम खाद बना देते हैं, तो हमें कितने पोषक तत्व और उर्वरक प्राप्त हो जाएंगे रबी की फसल के लिए, गेहूं के विशेषकर, और कितनी हमें और आवश्यकता रबी की फसल गेहूं में प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होगी। और निवेदन दूसरा ये है कि मटर की पुष्पावस्था में यदि सिंचाई अथवा वर्षा हो जाती है तो लाभप्रद है, अथवा और दालों की तरह ये भी हानिप्रद होगा पुष्पावस्था में सिंचाई। धन्यवाद, नमस्कार जी। तो डॉक्टर बेहरा, मटर की खेती से जुड़े सवाल पर आप जवाब देना चाहेंगे। और आपको बता दें नईमुद्दीन जी, पराली प्रबंधन पर खास तौर पे सोमवार को हम कार्यक्रम प्रसारित करेंगे, तो जरूर कार्यक्रम के दौरान हमारे साथ जुड़े। जी डॉक्टर बेहरा, बताएं। हाँ, जो आपने बात कर रहे थे कि अभी जो मटर का खेती तो हो रही है, लेकिन जो फूल के समय में थोड़ा पानी की जरूरत होती है, लेकिन बरसात नहीं होना है। बरसात में तो जरूर उसमें खेती हो सकती है, क्योंकि जो फूल ज़्यादा फूल झड़न हो सकता है, फिर उसमें से आपका पैदावार कम हो सकता है। लेकिन पानी की जो मात्रा है आपको सिंचाई का पानी का जरूर देना चाहिए, जिससे कि वो फल अच्छे बने और उसमें से फल में जो पॉट्स बनती है उसमें से बीज भी अच्छा बने, तो जरूर इसमें चाहिए। लेकिन ज़्यादा बरसात होगा तो जरूर इसमें खेती कारक होती है। बिल्कुल नईमुद्दीन जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप के जरिए भी हमारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, इन्हें कार्यक्रम में शामिल करते हैं। सवाल भेजा है अंकुर सहाय जी ने आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, जानना चाहते हैं कि रबी फसलों में जैविक खाद का प्रयोग कैसे करना चाहिए। जी डॉक्टर सिंह। देखिए, जैविक खाद अगर आप बात करें, परिभाषा इसकी लें तो उसमें तो जैव उर्वरक और आपके जो जैविक खाद में जो आपके जो जीवाश्म युक्त जो आपके जो कंपोस्ट और FIM और ये सारी जो खाद हैं, इसका प्रयोग समावित है। लेकिन तो जैव उर्वरक की बात करें तो जो दाल वाली फसलें हैं उसमें तो आप जैव उर्वरक जैसे कि आपका राइजोबियम है, आपका एजोटोबैक्टर है, एजोस्पाइरलम है,
जो आपके एजोस्पाइरलम वगैरह है उसको आप गेहूं की फसल के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ में अगर ये भी देखा जाए कि जो जैव उर्वरक हैं उनका उपयोग जो टांका लगाना है आपको वो इसलिए लगाना है कि ये उर्वरक अपने में ये न्यूट्रिएंट नहीं सप्लाई कर रहे हैं, तत्व नहीं है। ये जो अनुपलब्ध तत्व आपके ज़मीन में मौजूद हैं, जैसे पीएसबी आपका अगर उपयोग करते हैं तो फास्फोरस अगर अनुपलब्ध है तो उसको उपयोग में लाता है। अगर आप राइजोबियम का उपयोग कर रहे हैं तो यह जो स्थिरीकरण है, जो जैव वायुमंडलीय जो आपको स्थिरीकरण है, नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण करता है, उसको ये अपने जोड़ के आपको नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ाता है। इसके साथ में अगर कोई किसान भाई FIM अच्छा FIM फार्म यार्ड मैन्योर जो आपके जो घूरे की खाद जो है वो लेता है, उसके अंदर अगर वो जैव उर्वरक का समावेश करे और उसको लगभग 4 से 7 दिन तक अगर छोड़ के रखें और उसको अपने खेत में डालें, लगभग 25 क्विंटल से अगर ज़्यादा भी हो जाए तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप उसको 25 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उसका उपयोग करते हैं तो आप पाएंगे कि इससे आपका जो जीवाश्म है उसका स्तर बढ़ता है, कार्बन कंटेंट बढ़ता है फसल का, और जो आप अन्य उर्वरक का उपयोग करते हैं, जो रासायनिक उर्वरक का उपयोग करते हैं, उनकी भी उपयोग दक्षता में बढ़ोतरी होती है। फसल के अंदर जो आपका जो मिट्टी के अंदर जो वायुमंडलीय जो संचार होता है, वायु का संचार होता है, उसमें भी आपको लाभप्रद होता है। और आप ये पाएंगे कि जो फसल है वो बड़ी मजबूती से उसकी जो जड़ें हैं वो अच्छे तरीके से प्रचारित होकर ज़मीन से तत्वों को ग्रहण कर पाती है और फसल भी आपकी मजबूत बनती है। बिल्कुल। तो अंकुर जी, जाना आपने कि जैविक खाद का क्या महत्व है और किस तरह से इसका प्रयोग किया जा सकता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर से बात करते हैं। प्रकाश जी मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्ते जी। नमस्कार। टीवी की आवाज बंद रखिएगा प्रकाश जी, बताएं अपना सवाल। मैम, मैं पूछना चाहता हूँ कि गेहूं की कौन सी अच्छी वैरायटी है जो खाने के लायक भी हो और उत्पादन भी अच्छा हो? जी, चूंकि गेहूं का आज हमारा विषय नहीं है, सब्जी के विषय पर हम बात कर रहे हैं, रबी फसलों में या फिर उर्वरकों के प्रबंधन के बारे में बात कर रहे हैं। समय समय पर हम इस तरह के विषय लेकर आते रहते हैं, तो प्रकाश जी आपसे निवेदन होगा कि जरूर हमारे साथ जुड़े। आइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर वेरा आपसे जानना चाहेंगे कि सब्जियों की हम बात कर रहे थे, तो शीतकालीन जो सब्जियां होती है, क्या इसमें जो खरपतवार है उनकी कितनी समस्या आ सकती है किसानों के सामने और किस तरह से किसान इससे छुटकारा पाए? हाँ जी, तो जो बात हम खरपतवार की बात करते हैं, मैं अभी जो बता रहा था कि जो हर सब्जी जो हम गर्मी में लेते हैं, बरसात में लेते हैं और फिर शीतकालीन में लेते हैं, शीतकालीन के सब्जियों में ये खरपतवार जो थोड़ा सा कम होती है। तो इसके ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि क्योंकि हम लोग का ये सब्जी जो है बहुत जल्दी उसको लेके खाना पड़ता है और कम से कम 40, 45 और 60-70 दिन में तैयार हो जाता है, इसलिए ज़्यादातर पेस्टिसाइड्स या केमिकल स्प्रे उसमें ज़्यादा नहीं करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा उसमें हैंड वीडिंग करें तो बहुत अच्छा है, हाथ में वीडिंग 1-2 बार हो जाए तो इसमें से और अच्छा इसमें इसके लिए कुछ नहीं होता है। क्योंकि खाने में जब हम ये सब इस्तेमाल करते हैं तो केमिकल का स्प्रे करना और उसमें खरपतवार के लिए ज़्यादा केमिकल दवाई लगाना ये ज़्यादातर हम लोग नहीं करते हैं। बट उसके साथ साथ जो निराई गुड़ाई जो है हर 1-2 बार हम करें तो इसके लिए बहुत अच्छा खरपतवार भी कम हो जाता है और हैंड वीडिंग के माध्यम से आप उसका खरपतवार का निराकरण कर सकते हैं। तो ज़्यादातर हमने ये सब केमिकल्स के स्प्रे और ये हम नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि आजकल जो बात हो रही है सब्जियों में हम बहुत सारे सब्जी जो खाते हैं सलाद का रूप में खाते हैं तो उस केमिकल्स हमारे अंदर जाता है तो इसकी बहुत परेशानी भी हो जाती है। लोगों को बहुत सारे कैंसर अदर्स जो डिजीज भी आजकल आने लग गया है। तो इसके लिए ये सब चीज़ों में कम से कम इस्तेमाल करें खरपतवार के लिए, लेकिन उसमें हमने जो कहा है कि ठंड का मौसम में ज़्यादा आप लोग का इस्तेमाल केमिकल का इस्तेमाल जरूर नहीं है। जी बिल्कुल, ये बहुत ही अहम जानकारी आपने दी कि रसायनों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए खेती के दौरान, क्योंकि सीधे सीधे ये जो फसलें हैं हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और हमारे स्वास्थ्य जो है वो इससे प्रभावित होता है। बहरहाल इन विषयों पर हमारी बातचीत इसी तरह से जारी रहेगी, लेकिन कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जब बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें,
खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी, मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। नरेंद्र सिंह जी झज्जर हरियाणा से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नरेंद्र जी स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं? ये सर मैं 1 एकड़ में मेथी बोना चाहता हूँ। 1 एकड़ में मेथी बोना चाहते हैं, ठीक है। क्या मैडम? जी अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा दीजिए। ये मैडम मैं मिर्ची बोना चाहता हूँ। मिर्ची बोना चाहते हैं? अच्छा ठीक है। कोई खास सवाल इससे जुड़ा हुआ? क्या मैडम? कोई खास सवाल इससे जुड़ा हुआ? आइए मैडम मैं मिर्ची बोना चाहता हूँ। ठीक है, आइए जानते हैं। डॉक्टर बेहरा बताएं, मिर्ची की खेती करना चाहते हैं, क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? हाँ जरूर, जो बात करें तो ज्यादातर जो कहना की जो बात हो रही है मैं समझ पा रहा हूँ। इसमें जो हरी मिर्च की बात कर रहे होंगे, तो हरी मिर्च की जब बात कर रहे हैं, हरियाणा में हम लोग का बहुत सारे जो हमारा 2-3 सेंटर्स है, जैसे पूसा इंस्टीट्यूट है और हमारे जो सब्जी अनुसंधान संस्थान से आपको वैरायटी जो है उसको उपलब्ध होता है। जैसे पूसा ज्वाला है या उसके साथ साथ हमारे पास काशी अनमोल है, काशी तेज है, जो कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान से विकसित किया गया है। उससे आप बीज ले सकते हैं, क्योंकि हरी मिर्च का जब बात होती है तो उसमें से बहुत सारे किसान भाई चाहते हैं कि जिसमें ज़्यादा तेज हो और जिसमें कि कम तेज वाले भी सब्जी हमारे पास जो हरी मिर्च उपलब्ध है, जैसे काशी सिंदूरी है, ये इसमें ज़्यादा आपका तीखापन नहीं होता है, तो इसके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसान भाई अभी अपना फील्ड तैयार कर चुके होंगे, इसमें आपका नाली में भी आप उसके बेड बना के भी दोनों साइड में बेड में आप मिर्ची लगा सकते हैं और उसमें उसके प्रबंधन और उसके पानी के प्रबंधन के नाली में भी पानी दे सकते हैं। और कम से कम जो पेड़, क्योंकि अभी जो किसान भाई यूज कर रहे हैं तो उसकी पौधे पहले से ही तैयार करना चाहिए, क्योंकि आप इसके थोड़ा सा लेट हो जाएगी, तो उससे पहले इनको अपना जो किसान भाई के पास उसके पौधे होंगे उस पौधे को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो पौधे से पौधे के व्यवधान जो है 60 या 75 सेंटीमीटर का पौधे से पौधे लगा सकते हैं। और बीच में जो नाली है, नाली के साथ साथ उसमें 90 सेंटीमीटर का व्यवधान में आप ये फसल को रोपण कर सकते हैं। और इसमें आपको ज़्यादातर ध्यान देना पड़ेगा कि बहुत सारे इसमें बीमारी कभी आ जाती है, जिसको कि आपको ध्यान में कभी कभी स्प्रे भी करना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर ये ग्रीन मिर्च और जो हम लोग इसको ऐसे सलाद के रूप में खाते हैं, तो ज़्यादातर केमिकल स्प्रे नहीं करना सबसे अच्छा होती है। बिल्कुल। तो ये थी हरी मिर्च की खेती से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे एक दर्शक ने ईमेल के जरिए अपना सवाल भेजा है, सवाल को शामिल करते हैं। सतपाल सिंह जिन्हें सवाल भेजा है अशोकनगर मध्य प्रदेश से, जानना चाहते हैं कि गेहूं की फसल वो लगा रहे हैं, उसमें जिंक का इस्तेमाल क्या वो कर सकते हैं, अगर हाँ तो कितना? तो डॉक्टर सिंह क्या सुझाव होगा आपका? देखिए, जिंक की अगर जैसे कि अनुशंसा अगर है और अगर कमी पाई जा रही है ज़मीन में, तब आप इसका उपयोग करिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि प्राय धान गेहूं का चक्र चलता है। तो गेहूं के केस में थोड़ा सा किसान भाई जिंक नहीं डालते हैं, लेकिन अगर उनके क्षेत्र में अगर धान के बाद गेहूं नहीं लिया, गेहूं की अपनी अलग फसल है, तो उसके केस में आप जिंक को उपयोग कर सकते हैं। प्राय 5 किलो जिंक प्रति हेक्टेयर की अनुशंसा की जाती है, जिसको अगर आप 33% वाले जिंक से देना चाहते हैं, 21% वाले जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट से देना चाहते हैं, तो उसकी मात्रा आप उसी हिसाब से आप उसका उपयोग कर सकते हैं। प्राय धान गेहूं चक्र में आप जिंक जो है वो प्राय नहीं डालते हैं, लेकिन इसमें अगर आपको लग रहा है कि कमी है तो आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। लेकिन स्प्रे आप
नैनो यूरिया के साथ मिलाकर या जैसा भी आपको चिलेटेड जिंक जो आ रहे हैं आजकल उसका उपयोग आप कर सकते हैं, जिसके द्वारा आपको अपेक्षित लाभ मिलेगा। तो ये इस तरीके से आप गेहूं के केस में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल शामिल करते हैं। अगला सवाल भेजा है हमारे एक दर्शक ने अलवर राजस्थान से, लेकिन इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। सवाल पूछा है कि इनकी प्याज की फसल में जलेबी नाम का रोग लग गया है, कृपया समाधान बताएं। तो डॉक्टर बेहरा, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे इन्हें? इसमें से प्याज का जो खेती है इसमें से बहुत सारे अभी रोग वायरस भी आ जाते हैं, और जलेबी की तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन हमारे जो DOEJ है, डायरेक्टर ऑफ ओनियन एंड गार्लिक है पुणे में, वो बता पाएंगे। उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, जिससे कि आपका इस रोग का कैसे रोकथाम कर सकते हैं, वो उसका क्या हो सकती है, उसका कौन सा समाधान हो सकती है, वो अच्छा तरह बता सकते हैं। तो हमारे पास वो ज़्यादातर हम लोग प्याज में नहीं काम करते हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं, जो कि DOEJ डायरेक्टर ऑफ ओनियन गार्लिक रिसर्च है, जो कि वहाँ पे है आपका पुणे में, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर बेहरा, आपसे जानना चाहेंगे कि खास तौर पे इस समय जो पत्तेदार सब्जियों की खेती कर रहे हैं किसान, उन्हें किस तरह से अपने खेतों में पोषक तत्व प्रबंधन करना चाहिए? हाँ जी, तो ये जो बात आप कर रहे हैं कि जो पत्तेदार सब्जी है, पालक है, मेथी है, लेट्यूस है, ये सब्जी इस समय बहुत अच्छा होती है। उसके साथ साथ आप देखते होंगे कि जो खाद की मात्रा है उसमें भी ज़्यादातर ये जो सब्जी हैं हर 20-25 दिन में आप उसको काट सकते हैं। कम से कम जैसे पालक की बात करें तो आपका हर 20-25 दिन 15 दिन पहला जो कटिंग शुरू हो जाता है 20-25 दिन के बाद, फिर हर 10 दिन में उसको कटिंग कर सकते हैं। तो इसमें से आप जैसे फर्टिलाइजर जो है, खाद का मात्रा थोड़ा सा नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ज़्यादातर 60 से 80 kg तक नाइट्रोजन प्लस 50-60 kg तक फास्फोरस और 50 से 60 kg तक आपका म्यूरेट ऑफ पोटाश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कभी कभी आप लोग का बहुत सारे किसान भाइयों पत्ती को अच्छा ग्रीन करने के लिए यूरिया के भी स्प्रे करते हैं, लेकिन ज़्यादातर यूरिया के स्प्रे करेंगे कि तो पत्ते फिर जल जाते हैं, तो इसके लिए भी आपको ध्यान देना जरूरी पड़ता है। और पानी का मात्रा भी जो है ठीक समय पे ठीक टाइम पे देना जरूरी है। जैसे आपने पहला कटिंग किया है, पहले आपने अमल किया है, उसके बाद इमीडिएटली उसमें गुड़ाई करके फिर पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर जो पत्ते वाले सब्जी में आपको देखना पड़ेगा कि इसमें ये जो मैं बात कर रहा था, इसमें आपका उसमें सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें कीटनाशक भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी जी, बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर से बात करते हैं। राकेश जी से हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, बताएं। हाँ जी, रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए जी। राकेश जी, आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है, कृपया एक बार फिर से दोहरा दीजिए। रासायनिक खाद का प्रयोग हम कम करते हैं। जी जी। और DAP मिलने मेरी जी, DAP खाद जो है ना वो मिलने मेरी। हाँ जी, ठीक। डॉक्टर साहब बताएं। देखिए, रासायनिक खाद का उपयोग कम करते हैं, ऐसा मुझे सुनने में आया, ये अच्छी बात है। और DAP खाद आपको मिल नहीं रही है ऐसा, क्योंकि देखिए इस समय जो खाद है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ऐसा हो सकता है कि आपके पास का जो केंद्र है वहाँ उपलब्ध ना हो, तो जल्दी ही आप तक पहुँच जाएगी, क्योंकि अभी आलू की जो बुआई थोड़ा सा जो डिले हुई थी, अब वो बहुत तेज़ी से चल रही है इस समय। तो अगर आप गेहूं की खेती करते हैं, इससे करते हैं, तो आपको पर्याप्त खाद जल्दी ही उपलब्ध हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि खाद की उपलब्धता नहीं है, तो आप देखिए कि आपके पास के केंद्र पे जल्दी ही DAP खाद उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा बारिश के कारण थोड़ा जो आलू की जो बुआई है वो थोड़ा सा लंबित हुई है, तो उसको देख सकते हैं। बाकी आपका ये अच्छा है कि आप रासायनिक खाद का उपयोग कम करते हैं। देखिए, आज आपके पास किसान भाइयों के पास बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे जैविक खाद की बात हो रही थी, नैनो उर्वरक आ गए हैं, बायोस्टिमुलेंट आपके बीच में आ गए हैं, जिनके द्वारा खाद का प्रयोग आप कम कर सकते हैं। और आप पाएंगे कि आपके पास ऐसे बीज भी हैं जो कि अच्छी तरीके से आपके जैविक खादों के प्रति ज़्यादा अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, जिनमें अच्छा आपको बढ़त देखने को मिलती है। तो अगर किसान भाई ऐसी चीज़ों का, ऐसे खादों का उपयोग करेंगे तो निश्चित ही वो अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। साथ में ही आप एक बहुत बड़ी एक सामाजिक दायित्व का पालन करेंगे, क्योंकि जैसे बता रहे थे कि आप आजकल रासायनिक खादों के उपयोग से जो आप भोजन कर रहे हैं, अगर विष मुक्त खेती की तरफ बढ़ना है
तो आप जो इस तरह की परिकल्पना कर रहे हैं कि रासायनिक खादों का उपयोग कम करेंगे, तो उसके लिए आपके पास जो विकल्प उपलब्ध है उनको आप धीरे धीरे शनय शनय अपने जो उपयोग में, दैनिक उपयोग में और जो आप जो खेती कर रहे हैं उसमें उपयोग में लाइए। और किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो भी उनका कंज्यूमर है, जो भी इस खाद को या उसको या फल सब्जी जो भी का आप उपयोग कर रहा है, उसका स्वास्थ्य इन खादों के उपयोग के द्वारा बेहतर रहे। बिल्कुल। तो राकेश जी, आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इससे तमाम जो किसान हैं वो भी लाभान्वित होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए सीधे उनका रुख करते हैं। लालचंद जी श्रीगंगानगर राजस्थान से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। लालचंद जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो लालचंद जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हेलो जी जी, बताइए, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मैं मिर्ची लगाना चाहता हूँ जी। हाँ जी, अपना सवाल पूरा कीजिए लालचंद जी। हमें ऐसा जी, हमें पहले तो ये बताइए जी आप, तो हमें बीज बढ़िया कहाँ से मिलेगा? जी लालचंद जी, आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है। अच्छा जी, ठीक है, आप मेथी की खेती करना चाहते हैं? हाँ, मेथी की खेती करना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए बीज, बढ़िया बीज कहाँ से मिलेगा मेरे को? ठीक है, बीज कहाँ से मिलेगा जी, डॉक्टर बेहरा बताएं। हाँ, ये जो मेथी के बीज आप कर रहे हैं, जिसमें हमारे पूसा संस्थान ने 2 वैरायटी विकसित किया था। एक आर्ली बंचिंग देसी मेथी और एक है कसूरी मेथी। दोनों मेथी का जो बीज है वो आप पूसा इंस्टीट्यूट में, जो भारतीय इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा संस्थान से मिल सकता है। उसके साथ साथ आपका जो अजमेर में हमारा सीड स्पाइसेस की इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे भी 1-2 वैरायटीज की इसमें भी आपका मिल सकता है, जिससे कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपका मैं सब्जी के जो मेथी के बीज की बात करता हूँ, ये ज़्यादातर अभी के जो समय है, इसमें अभी बोने के लिए बहुत समय उपयुक्त है। उसमें से ज़मीन अच्छे से तैयार करके फिर आपने इसको पानी दे दीजिए पहले, उसके बाद जब नमी प्रॉपर आ जाएंगे उसके साथ साथ फिर उसको गुड़ाई करके फिर उसमें बो सकते हैं। तो मेथी का जो 2 किस्में हैं, ज़्यादातर इसी 2 वैरायटी और जो पूसा संस्थान में है, और उसके साथ साथ जो अजमेर में जो संस्थान है उसमें से आपका 2-3 वैरायटी आप उसमें मिल सकता है। बिल्कुल। तो लालचंद जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं और व्हाट्सएप के जरिए मिले हुए सवालों को शामिल करते हैं। पृथ्वीराज सिंह जी मंदसौर से लिखते हैं कि 1 हेक्टेयर गेहूं की फसल में यूरिया की कितनी मात्रा देनी चाहिए? जी डॉक्टर सिंह। देखिए, जो गेहूं का आप बात कर रहे हैं, वैरायटी किस्म के हिसाब से अनुशंसा अलग अलग है, लेकिन प्राय आप देखें तो किसान भाई जो आपका जो 1 हेक्टेयर में, जैसे इन्होंने बताया कि अगर 120 किलो नाइट्रोजन लगता है और अगर आप कुछ मात्रा डीएपी के माध्यम से देते हैं, तो लगभग आप मोटा मोटा मान के चलिए कि आपको लगभग 5 से 6 बोरी किसान भाई यूरिया का उपयोग कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इसका उपयोग कम करेंगे, क्योंकि उपयोग दक्षता जो है वो लगभग 20 से 30% ही है,
तो यानी अगर आप 100 किलो उपयोग कर रहे हैं तो लगभग 30 किलो ही उपयोग में आ रहा है। इसको देखते हुए अगर आप इसका उपयोग थोड़ा सा कम करें, और जैसे कि बात चल रही थी कि ज़मीन की खाद और फसल की खाद, तो आप ऐसे विकल्पों की तरफ जाइए जैसे कि नैनो उर्वरक जैसे बात हो रही थी। अगर आप बात की जो टॉप ड्रेसिंग है, जैसे कि ताज पत्ती वाली बात हो रही थी, जब कल्ले ज़्यादा बन जाएं, उस अवस्था में अगर आप नैनो यूरिया या नैनो DAP का उपयोग करें तो आप पाएंगे कि आप जो यूरिया की जो बात चल रही है कि भाई 5 से 6 बोरी आप यूज़ करते हैं, कई जगह 7-8 बोरी तक भी लोग किसान भाई पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको एकदम से फसल में बढ़वार दिखती है, उनको लगता है कि फसल बहुत बढ़िया जा रही है। लेकिन अगर आप नैनो यूरिया नैनो DAP का मैक्सिमम कल्ले बनने की अवस्था की स्टेज पर 30 से 35 दिन पे, उसके बाद 20 से 25 दिन के अंतराल पर एक स्प्रे और करते हैं, तो आप पाएंगे कि आप अपनी जो खाद की, जो यूरिया खाद की जो डिमांड है या आपका जो DAP जितना लगा रहे हैं, उसको लगभग आप 25 से 50% तक आसानी से कम कर सकते हैं। आपकी उपज भी ज़्यादा आएगी, गुणवत्ता भी बढ़िया रहेगी, और आप पाएंगे कि आप स्नेह आपकी जो मिट्टी का स्वास्थ्य है वह भी बेहतर होता जाएगा। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस बीच हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं। शिवराज लोधी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायसेन मध्य प्रदेश से, उनसे बात करते हैं। शिवराज जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो। नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। जी मैं खेती कर रहा हूं। जी शिवराज जी, अपना सवाल पूछिए। जी, धान की फसल के बाद कनक की खेती, धान की फसल के बाद कनक की खेती। जी शिवराज जी, आप अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा दीजिए। जी, धान की फसल लगाने के बाद प्याज की खेती करना चाहते हैं। अच्छा, धान के बाद क्या प्याज की खेती आप कर सकते हैं या नहीं? जी डॉक्टर बेहरा बताएं। हाँ जी, अभी जो धान की फसल का उनको ले चुके होंगे तो उसके बाद तो जरूर आप अभी कर सकते हैं। ये कब लिए हैं, मैं तो धान की खेती अभी तो खत्म हुआ होगा, इसके साथ प्याज का भी अभी आप शुरू कर सकते हैं, जिसमें कि अभी आप उस पर सीडलिंग के लिए नर्सरी बना कर लीजिए, और जनवरी में फिर इसको नहीं, अभी थोड़ा सा ये हो जाएगा, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। के बाद भी थोड़ा सा दूसरे का, जैसे मटर अभी लेके फिर उसके बाद भी प्याज आप ले सकते हैं, तो थोड़ा सा अभी जल्दी हो जा रहा है आपकी। तो अभी आप जैसे धान की खेती है, दूसरे सब्जी फसल भी ले सकते हैं, मटर ले लिए, उसके बाद भी फिर प्याज का खेती ले सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर बेहरा, हमारे एक दर्शक ने व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेजा है, जिनका नाम है पृथ्वीराज सिंह, मंदसौर मध्य प्रदेश से। कह रहे हैं कि मिर्च की फसल में उनके पत्ते सिकुड़ रहे हैं, तो ऐसे में समाधान क्या है? देखिए, मिर्च की जो फसल सिक्योर्ड है उसमें से अभी जो मेन इंपॉर्टेंट है वायरस है, चिली मोजाइक वायरस की जब बात करते हैं इस समय बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि उसको जो एक कीटे होते हैं जिसको व्हाइट फ्लाई कहते हैं, सफेद मक्खी, ये उस वायरस को फैलाता है। तो इसलिए इसको आपको रोकथाम करना जरूरी है, और इसमें से अभी इसको क्या करना पड़ेगा, जो इमिडाक्लोपीड नामक दवाई है, इसको एक 1 to 2 ml प्रति 10 पानी में घोल करके फिर इसको स्प्रे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। 1 से 2 ml प्रति 10 लीटर पानी में, इसका नाम इमिडाक्लोपीड नामक दवाई है, इसको स्प्रे कर सकते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर बेहरा, आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी हमें इस कार्यक्रम के दौरान, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद जी। आइए वैलो किसान कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप के जरिए अगला सवाल भेजा है तूफान सिंह जी ने उज्जैन से, और ये जानना चाहते हैं कि गेहूं की फसल में यूरिया की जगह क्या नैनो यूरिया या फिर 19-19-19 का उपयोग कर सकते हैं? जी डॉक्टर सिंह। देखिए, इसमें जो बात चल रही थी कि भाई हमें रासायनिक खादों का उपयोग तो है धीरे धीरे कम करते जाना है जी। और इसमें इनका जो प्रश्न है कि यूरिया की जगह, देखिए प्रारंभिक जो आपको खाद का उपयोग कर रहे हैं, जैसे मैं इस बात पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि आपको एक ज़मीन का खाद और एक पौधे की यानी फसल की खाद की तरफ बढ़ना है। अगर आपने शुरुआत की अवस्था में अगर यूरिया का उपयोग कर लिया है तो बाद की अवस्था में आप यूरिया को पूर्णतः कट कर सकते हैं, उसी जगह नैनो यूरिया का आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये देना है कि आपकी जो फसल की जो अवस्था है वो किस अवस्था पे इसका स्प्रे करें। अगर आप उसके साथ में नैनो DAP मिला लेते हैं तो वो और बेहतर होगा, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में 45 दिन तक लगभग आपको फास्फोरस की ज़रूरत भी होती है। तो अगर नैनो यूरिया नैनो DAP के साथ में आप बाद में जो अवस्था है, जो आपकी जो ताज पत्ती वाली बताया था, उसमें नैनो यूरिया का एक और स्प्रे करें, तो आप पाएंगे कि आप जो टॉप ड्रेस यूरिया है
जो आप यूरिया जो बाद में छिड़काव करते थे उसको आप पूर्णतः ख़त्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि आप शुरुआत कर रहे हैं तो धीरे धीरे इस तरफ बढ़िए। जब आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, तो जमता जाएगा, तो आप सही तरीके से उपयोग करने लगेंगे और आप इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ में और भी चीज़ें आप इसके में उपयोग कर सकते हैं, जैसे 19-19 की बात की आपने, तो यह जाहिर है कि आप एक अच्छे किसान हैं, आप ये चाहते हैं कि संतुलित खाद की तरफ बढ़े। 19-19 में 1:1 के अनुपात में है। साथ में जो इफ़को का जो 19-19 है उसमें 6.1% सल्फर भी है। तो इससे क्या है कि आपको एक समुचित खाद एक मिल जाता है 19-19 के माध्यम से। अगर इसमें आप नैनो यूरिया का उपयोग करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके जो दाने हैं उनकी गुणवत्ता में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और आप धीरे धीरे जो आप टॉप ड्रेस यूरिया का उपयोग कर रहे थे उसको ख़त्म कर सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर सिंह, आपने बहुत ही अच्छी जानकारियाँ दी और बताया कि किस तरह से रबी फसलों के लिए जो किसान हैं वो संतुलित उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद आपका। तो विस्तार से जाना आज आपने शीतकालीन सब्जियों की खेती के बारे में और उर्वरकों के संतुलित प्रयोग के बारे में। उम्मीद है इन जानकारियों का लाभ आप अपनी खेती किसानी के दौरान ज़रूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बता दें हेलो किसान कार्यक्रम का अगला विषय क्या रहेगा। हेलो किसान कार्यक्रम में जो अगला विषय रहेगा जिस पर चर्चा की जाएगी वो है फल एवं सब्जियों का परीक्षण। साथ ही बात की जाएगी पराली प्रबंधन के बारे में। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछना चाहते हैं तो आप ईमेल के माध्यम से अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। हमें ईमेल करने के लिए नोट कर ली ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा आपको बता दें कि दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं और तमाम जानकारियां दोबारा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसके साथ हेलो किसान में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।